हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हिस्ट्री, जो कि इतिहास का बुक अतीत से वर्तमान है, क्लास 8 का, उसका आज हम लोग अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज का सारा अभ्यास का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोग करेंगे। जितना भी प्रश्न है सारा इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर इसका करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न एक, सही विकल्प चुने। प्रश्न एक में सही विकल्प चुने, जिसमें है जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे। तो इसका मतलब ऑप्शन में है हरिजन, आदिवासी, सिख, हिंदू। तो इसका उत्तर होगा ख, आदिवासी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, डीकू किसे कहा जाता था। ऑप्शन में है अंग्रेज, महाजन, गैर आदिवासी या फिर आदिवासी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैर आदिवासी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे। ऑप्शन में है छोटा नागपुर, संथाल परागन, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 में, गिंडालियू ने अंग्रेज सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया। ऑप्शन में है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। खो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था। ऑप्शन में है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका सिंपल है आंसर बिहार क। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में, निम्नलिखित के जोड़े बनाए, यानी मैच द फ्लोइंग करना, इसमें मिलाना है। इसमें दिया हुआ है तो इसका मैच द फ्लोइंग करेंगे तो इसका होगा जादो जादो नांग का होगा जेलियांग रांगा आंदोलन। दूसरा में है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का होगा सिंह बोंगा। तीसरा कंध जाति, इसका होगा उड़ीसा। चौथा टिकेंद्रजीत सिंह, मणिपुर। पांचवा है जतारा भगत, इसका हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। इसका हो जाएगा पहला का ग हो जाएगा, दूसरा का अंगा हो जाएगा, तीसरा का ख हो जाएगा, चौथा का क हो जाएगा, पांचवा का घ हो जाएगा। अगला है प्रश्न, आइए विचार करें। प्रश्न 1, 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। वे जंगलों में व उसके आसपास रहते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश ज़रूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। पशुपालन भी करते थे, जिनका चारा उन्हें जंगलों से मिलता था। उनके घर भी जंगल की लकड़ियों के ही बने होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जनजातीय समाज अपनी आजीविका व अस्तित्व के लिए पूर्णतः जंगल पर निर्भर थे। जंगल की उपयोगिता उनके सारे कामों के लिए थी। वे जंगलों पर पूर्णतः निर्भर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे आदिवासियों की खेती का तरीका बिल्कुल अलग था। पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले आदिवासी झूम खेती की विधि अपनाते थे। इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छाट कर साफ करते थे। 2-3 वर्ष तक उस पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे। कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद जंगल की जगह पर वापस जंगल उग जाता था। इससे उनकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को भी कोई नुकसान नहीं होता था। इस विधि को कुमांतु कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3,
गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे। अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान प्राप्त करने के फेर में जंगलों तक भी पहुंच गए। उन्होंने आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। आदिवासी मानते थे कि उनके पूर्वजों ने जंगलों को साफ कर उसे खेती के लायक बनाया है, इसलिए ज़मीन के मालिक वे स्वयं हैं। इसके लिए उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है, जबकि अंग्रेज़ों ने नई लगान व्यवस्था के तहत उनके द्वारा जोती जाने वाली ज़मीनों को भी सरकार दस्तावेजों में दर्ज कर लिया और उनके ऊपर भी अन्य किसानों की तरह सालाना लगान की राशि तय कर दी। लगान की राशि चुकाने के लिए उनकी ज़मीन नीलाम होने लगी या फिर महाजनों के कब्जे में जाने लगी। अब वे झूम खेती नहीं कर पाते थे। अलग अलग ज़मीनों पर खेती करने की उनको आज़ादी भी नहीं रही। सरकारी कर्मचारियों के उन तक पहुंचने का भी उन पर बुरा असर हुआ। कर्ज लेने वाले की संख्या बढ़ने से अब उनके क्षेत्र में गैर आदिवासी सेठ, महाजन एवं सूदखोरों का भी प्रवेश हुआ। ये महाजन व साहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि किस तरह इनके ज़मीनों को हथियाया जाए और इन्हें बंधुआ मजदूर बनाया जाए। अतः गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शोषण व जुल्म की नीतियों के फलस्वरूप आदिवासियों का उनके प्रतिरोध हुआ और वे शस्त्र उठाने को विवश हो गए। अगला प्रश्न संख्या 4। वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? तो इसका उत्तर होगा तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या को हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना की एवं सन 1865 में वन अधिनियम भी बनाया। वन अधिनियम के तहत वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सबका असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों का जंगलों पर जो परंपरागत अधिकार था वह छिनने लगा। वे अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जाते थे। यहाँ तक कि जंगलों में उनके परिवेश को भी वर्जित कर दिया गया था। अभी तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासी काफ़ी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन अब उस पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न संख्या 5। ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया, कैसे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। आदिवासियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का भी उनके इलाके में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा उनका धर्म परिवर्तन करना था। उन्होंने आदिवासी के धर्म एवं उनकी संस्कृति की आलोचना करना शुरू कर दिया और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करा डाला। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें यह प्रलोभन दिया वह सेठ, साहूकारों एवं महाजनों से उनकी रक्षा करेगी, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। ये मिशनरियाँ सेठ, साहूकार, जमींदारों एवं बिचौलियों के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करती थी। इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज में ईसाई मिशनरियों के प्रति असंतोष पैदा हुआ। आखिरकार अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के खिलाफ आदिवासियों ने जगह जगह पर शस्त्र उठा लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? इसका उत्तर हम लिखेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमाड़ थानांतर्गत उल्लीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने
ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, पर बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। उनके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। सन 1895 में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोंगा से एक नए धर्म के प्रतिपादना की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। उसने अपने कई अनुयायियों के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और रांची के एक जेल में 2 जून 1900 को हैजा की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई, पर उसके द्वारा शुरू किया गया मुंडा विद्रोह जारी रहा। परिणाम स्वरूप अंत में मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया और उन्होंने जनजातीय समाज को संरक्षण दिया, वह विशेष सुविधाएं भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। अंग्रेज संथालों का हर प्रकार से शोषण किया करते थे। उन्होंने सबसे पहले तो नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। फिर उन्होंने लगान की भारी राशि चुकाने के लिए उनको असमर्थ बना उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया। आदिवासियों को उन्होंने वन अधिनियम बनाकर जंगलों का उपयोग करने से वंचित कर दिया। कभी जो स्वतंत्र और अपनी ज़मीन के मालिक थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की राह पर डाल दिया और उन्हें उनकी ज़मीनों से और जंगलों से बेदखल कर दिया। अंग्रेज़ों ने संथालों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से शोषण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। जादोनांग कौन था? उसकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे। उत्तर पूर्व भारत में मणिपुर में जेमेई, लियांगमेई एवं रांगमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। जादोनांग रांगमेई जनजाति का नेता था। उसके नेतृत्व में 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जेलियारंग आंदोलन का नाम दिया गया। जादोनांग ने सर्वप्रथम इस 3 जनजातियों में एकता स्थापित कर अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। इसका उत्तर में लिखेंगे। जादोनांग की 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडलियू ने अपने भाई की भूमिगत योजना के तहत नागा राज की स्थापना के प्रयास में उसका सक्रिय साथ दिया। एक हत्या के मामले में जब जादोनांग को फंसाकर अंग्रेजों ने 29 अगस्त 1929 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया, तो मिडालियू ने इस आंदोलन को जारी रखा। 1932 में इस आंदोलन को दबाकर गिंडालियू को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। उसने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानून के प्रति जनजातियों में अवज्ञा का भाव जगाया और इस प्रकार वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। कई अन्य आदिवासी महिलाओं ने भी उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्य में पुरुषों का साथ देती थी। राधा, हीरा, फूलो, जानो, बिरसा मुंडा के दोस्त, गया मुंडा की पत्नी मानीबुई, बेटी थेगी, नागी और लेम्बू तथा उसकी 2 बहुओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ गरसा, तलवार, कुल्हाड़ी, लाठी और लोहे की छड़ का प्रयोग किया। ताना भगत आंदोलन में भी जातरा भगत के बाद लीथो उराव नाम की जनजातीय महिलाओं ने नेतृत्व संभाला। गोंडा जनजातियों की महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। आदिवासी महिलाओं ने जनजातीय विद्रोह में जमकर मोर्चा संभाला था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। जनजातीय समाज की महिलाओं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती थी। वे रेशम और लाख उद्योग में भी अपने पुरुषों का पूरा साथ देती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, इसमें है आइए करके देखेंगे। प्रश्न 1 में तो आपको स्वयं से करना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 2 में है, पूर्व भारत का जनजातीय विद्रोह भारत के अन्य भागों के जनजातीय विद्रोहों से किस तरह अलग था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। जहां अन्य भागों का जनजातीय विद्रोह सशस्त्र विद्रोह था, जिसमें अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों लोगों की हिंसा का निशाना बनाया जाता था, वहीं उत्तर पूर्व भारत का जनजातीय विद्रोह गैर आदिवासियों को अपने भूभाग से बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम था। खास बात यह था कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हिस्ट्री इतिहास का बुक अतीत से वर्तमान भाग 3 का अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज का सारा अभ्यास का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF ले सकते हो। और हमारे वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।